Hello my dear students. Students, in this video we are going to discuss LCR circuit. Students, as we already discussed that कि जब हम सिर्फ इंडक्टर को लगाते हैं AC वोल्टेज सोर्स के साथ, तो इंडक्टर की वोल्टेज क्या करती है, देखो उसमें क्या होता है, इंडक्टर लगाते हैं तो करंट क्या करता है, π/2 एंगल से पीछे रहता है, या ये बोल सकते हैं कि वोल्टेज π/2 एंगल आगे रहती है। और जब हम सिर्फ कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर में करंट π/2 एंगल आगे रहता है, या ये बोल सकते हैं कि वोल्टेज π/2 एंगल पीछे रहती है। और जब सिर्फ रेसिस्टर लगाते हैं तो हमें पता वोल्टेज एंड करंट दोनों सेम फेज में रहती है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्योर रेजिस्टिव, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट में। अब हमको पढ़ना है LCR सर्किट। देखो LCR सर्किट क्या होता है, ऐसा सर्किट जिसमें L, C एंड R तीनों AC वोल्टेज सोर्स के साथ लगे हो, इंडक्टर भी लगा हो, कैपेसिटर भी लगा हो और रेसिस्टर भी लगा हो AC वोल्टेज सोर्स के साथ, तो उसको हम बोलते हैं LCR सर्किट। जैसे देखो ये सर्किट है, इसमें रेसिस्टेंस भी लगा है, कैपेसिटर भी लगा है, इंडक्टर भी लगा है AC वोल्टेज सोर्स के साथ। तो ये वाला सर्किट है एक सीरीज LCR सर्किट है, और हमारे सिलेबस में सीरीज LCR सर्किट है, पैरेलल LCR सर्किट हमारे सिलेबस में नहीं है। तो देखो हमें ये पता है, अगर यहाँ पे मैं फेजर बनाऊं तो अगर करंट की डायरेक्शन इधर है तो वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर वो उसकी डायरेक्शन भी, करंट की डायरेक्शन इधर है तो वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर उसकी डायरेक्शन भी इधर ही होगी। और अगर कैपेसिटर के लिए फेजर बनाए तो हमको पता है अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो वोल्टेज की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, π/2 एंगल पीछे, क्योंकि देखो करंट π/2 एंगल आगे रहता है तो वोल्टेज मेरे को इधर ही बनानी पड़ेगी ना, भी वोल्टेज इधर है तो करंट इधर, क्योंकि करंट चलेगा कैसे, वायर में ऐसे ही चलेगा, तो करंट को हमेशा हमको इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही लेना है, और वोल्टेज को उसके हिसाब से हम फेजर में एडजस्ट करेंगे। कैसे, एक बार थोड़ा सा देखते जाओ, आगे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि करंट इधर है तो वोल्टेज इधर है रेसिस्टर के लिए, कैपेसिटर के ऊपर भी वोल्टेज ड्रॉप होगी। अगर करंट इधर जा रहा है तो कैपेसिटर की जो वोल्टेज है उसका फेजर इधर होना चाहिए, ताकि करंट वोल्टेज से π/2 एंगल आगे रह सके। कैपेसिटर के केस में हमने पढ़ा है ना, C फॉर करंट, करंट π/2 एंगल आगे रहेगा, और L के केस में करंट को π/2 एंगल पीछे रहना है। तो अगर करंट इधर है तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कहाँ होना चाहिए, ऊपर। अगर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इधर होगा तो ही तो करंट इससे π/2 एंगल पीछे रह पाएगा, वोल्टेज से π/2 एंगल पीछे रह पाएगा। तो कलेक्टिवली अगर हम फेजर डायग्राम बनाएं तो वो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा सा बनेगा। करंट को अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग लेता हूं तो VR एक्स एक्सिस के ऊपर ही आएगा, और VC इधर नेगेटिव Y एक्सिस में जाएगा, और VL प्लस Y एक्सिस में जाएगा। ऐसे ही होगा ना, करंट इधर जा रहा है, हाँ जी इधर जा रहा है, तो वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर भी इधर ही होना चाहिए, हाँ इधर होना चाहिए। तो फिर करंट π/2 एंगल आगे रहता है, किससे आगे रहता है, कैपेसिटर के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप है उससे π/2 एंगल आगे रहता है। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हमको इधर लेना पड़ेगा, तभी करंट इससे π/2 एंगल आगे रह पाएगा। और इंडक्टर में क्या होता है, करंट π/2 एंगल पीछे रहता है, तो इसका मतलब इंडक्टर की वोल्टेज को हमको ऊपर लेना पड़ेगा ताकि VL से करंट π/2 एंगल पीछे रह सके। तो ये फेजर डायग्राम बन गया। अब देखो इससे हम कैलकुलेशन करेंगे, हम करंट वोल्टेज को एज ए वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं फेजर डायग्राम से, और वेक्टर की कैलकुलेशन हमने 11th में सीखी हुई है, बहुत ही सिंपल है। तो देखो ध्यान से देखना, अब मैं क्या करता हूँ, रिजल्टेंट वोल्टेज निकाल लेता हूँ। 3 वोल्टेज मेरे पास है, ये है, L वाली है, C वाली है। अब हमारा पहला केस ये है, देखो इसमें 3 केसेस बनेंगे कि अगर जो इंडक्टर का जो डिस्टरबेंस है, इंडक्टर जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर रहा है वो कैपेसिटर जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करे उससे ज़्यादा हो। मतलब कहने का मतलब क्या है, जब XL की वैल्यू XC से ज़्यादा हो तो एक केस ये बनेगा। दूसरा केस होगा जब XC की वैल्यू XL से ज़्यादा हो। तीसरा केस बनेगा जब XC की वैल्यू XL के बराबर हो। मतलब ये हमने पढ़ा हुआ ना रिएक्टेंस की, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, ये भी डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो इनके केसेस में हमको ये पढ़ना है। चलो केस नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से सुनते जाना, ना समझ आए तो वीडियो पीछे करके दोबारा सुन लेना, क्योंकि है कुछ भी नहीं इसमें, देखते जाओ। देखो फेजर डायग्राम हमारे पास है, ठीक है। केस फर्स्ट क्या है,
if XL is greater than XC, that is inductive reactance is greater than कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दोनों साइड I का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया IXL ग्रेटर देन IXC। IXL का मतलब क्या हुआ ओम्स लॉ से VL, देखो ये एक तरह का रेसिस्टेंस ही होता है ना, तो IR क्या होता है V होता है ना, तो इसको मैंने लिख दिया वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इसको लिख दिया वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो अब देखो हमें साफ पता लग रहा है कि VL की वैल्यू इस केस में VC से ज्यादा होगी, तो पहले क्या करो VL एंड VC इसका रिजल्टेंट निकालो। हमें पता है VL ऊपर वाली डायरेक्शन में है, VC नीचे वाली डायरेक्शन में है और VL ज्यादा है, तो हमें पता है VC क्या करेगा VL के कुछ पार्ट को तो कैंसिल कर देगा और रिजल्टेंट वोल्टेज क्या रह जाएगी फिर VL माइनस VC, वो किस डायरेक्शन में रहेगी ऊपर वाली डायरेक्शन में। मेरे को पता आपको भी पता नहीं लगा हो, लेकिन एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है 10 वोल्ट एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है 8 वोल्ट, यही केस है हमारा। तो इसका 8 वोल्ट जो नीचे वाली डायरेक्शन में, ये ऊपर वाली वोल्टेज के 8 वोल्ट को खत्म कर देगा, तो ऊपर वाली डायरेक्शन में वोल्टेज रह कितनी जाएगी फिर सिर्फ 2 वोल्ट वोल्टेज रह जाएगी। तो यही चीज तो मैं बोल रहा हूं, ऊपर की तरफ VL है नीचे की तरफ VC है, तो रह कितनी जाएगी ऊपर वाली डायरेक्शन में, दोनों का डिफरेंस VL माइनस VC, जैसे 10 माइनस 8 2 रह गई थी, वैसे VL माइनस VC ये रहेगी। तो अब हमारे पास कौन सी वोल्टेज रहेगी, एक तो VL माइनस VC इस डायरेक्शन में है और एक VR इस तरफ है। अब हमने क्या वेक्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, हमें पता है एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर इधर है, ठीक है, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है, तो दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पे आता है कहीं बीच में आता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है इस वेक्टर का स्क्वायर प्लस इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अंडर रूट ले लो। तो रिजल्टेंट जो वोल्टेज आएगी उसका फॉर्मूला क्या आएगा VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC स्क्वायर और उसका अंडर रूट, तो ये हमारी रिजल्टेंट वोल्टेज आ जाएगी, ये हमारी रिजल्टेंट वोल्टेज आ गई। अब इसके बाद तो सिंपल ओम्स लॉ से इसको सॉल्व करना है। रिजल्टेंट वोल्टेज इसको क्या लिख दूंगा मैं, करंट इनटू रिजल्टेंट डिस्टरबेंस, जिसको हम Z इम्पीडेंस से डिनोट करते हैं IZ, इक्वल्स टू VR को क्या लिख दूंगा IR स्क्वायर होके I स्क्वायर R स्क्वायर बन गया। VL को क्या लिख दूंगा मैं IXL, VC को क्या लिख दूंगा मैं IXC। इसके बाद ये ब्रैकेट वगैरह ओपन करके I स्क्वायर वगैरह कॉमन लेके बाहर आ जाएगा, I से I कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास इम्पीडेंस का फॉर्मूला आ जाएगा विच इज R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर का अंडर रूट। ये आ गया LCR सर्किट का इम्पीडेंस, मतलब LCR तीनों लगे हुए हैं तो नेट डिस्टरबेंस इस फॉर्मूले से हम देते हैं। देखो इस पे न्यूमेरिकल आ जाता है, कैसे, एक आपको सर्किट दे दिया, उसमें आपको रेसिस्टेंस की वैल्यू दे दी कुछ ओम, XL की वैल्यू दे दी समथिंग कोई 8 9 जो भी ओम है, XC की वैल्यू दे दी, पूछेगा रिजल्टेंट रिजल्टेंट इम्पीडेंस क्या होगा, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हो। या ऐसे आ सकता है रेसिस्टेंस की वैल्यू दे दी, XL की वैल्यू दे दी और कैपेसिटर उस सर्किट में कनेक्ट कर ही नहीं रखा, तो उस केस में क्या करेंगे XC की वैल्यू को 0 ले लेंगे, XC की वैल्यू जो गिवन है वो रख देंगे, R की वैल्यू जो गिवन है रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, तो रिजल्टेंट इम्पीडेंस हमारे पास आ जाएगा। तो रिजल्टेंट इम्पीडेंस पूछ लेता है बहुत बार, तो बहुत ही सिंपल है ये। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हमारी रिजल्टेंट वोल्टेज आई है और जो हमारा करंट चल रहा है उसके बीच जो फेज डिफरेंस फाई है वो हम फाइंड करेंगे।